हाय एंड हेलो एवरीवन वंस अगेन। और आज की क्लास आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की होगी और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर इसकी रेफरेंस ऑफ मार्क्स कवरेज की बात आती है एज पर सीबीएसई नॉर्म्स तो वो 6 मार्क्स का है। ठीक है, मैं ये नहीं आपको कहने जा रहा कि भाई ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि लॉलीपॉप में बिलीव मत कीजिएगा, डोंट बिलीव इन डिस्क्लेमर। पढ़िए, पढ़ाई है, उसके बाद आपको खुद समझ में आया कि क्या चीज आसान है और क्या चीज टफ है। ठीक है, चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट अ कॉन्सेप्ट। देखो भाई, एक बेसिक सा अप्रोच है, आप इसको सोचिएगा, समझिएगा। आपने अकाउंटेंसी में इस चीज को कवर भी किया होगा कि अगर एक बिजनेसमैन है, क्या है, अगर एक बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन न जाने कितनी पार्टीज के साथ बिजनेस करता होगा। ठीक है, कितनी पार्टी के साथ बिजनेस करता होगा, विच मीन्स उसके जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे वो बहुत सारे होंगे। ठीक है, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को उसे क्या करने की जरूरत पड़ती है, तो रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है। अब वो बंदा कहां पे जाकर रिकॉर्ड करता है, तो वो रिकॉर्ड करता है बुक ऑफ अकाउंट में। कहां पे जाकर रिकॉर्ड करता है वो? बुक ऑफ अकाउंट में जाके जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अब जब बुक ऑफ अकाउंट की बात आती है तो हम यहां पे ये समझना चाहिए कि बुक ऑफ अकाउंट में हम डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट था, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तीसरा हमारा बैलेंस शीट था। और अगर आपने मेरे से 11th के बेसिक्स पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, नोट्स टू अकाउंट भी होता है। तो इन सब भी जगह जाके उन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली एक तरीके से मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब सवाल है कि अब हम इन जगहों पे ट्रांजैक्शंस को क्यों रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जानने के लिए कि ये जो बिजनेस कर रहा था, ये जो बिजनेसमैन मल्टीपल पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, उस बिजनेस की फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही और उस बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात आती है। साथ ही साथ यहां पे अगर हम इसी बिजनेस की बात करते हैं तो इसी बिजनेस में हमें सिस्टम को भी जान लेना चाहिए कि हमें कौन सा सिस्टम बताया गया है कि जब आप बुक ऑफ अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो वो जो ट्रांजैक्शन होगा वो आपका डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होगा। साथ ही साथ एक प्रॉपर रूल्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, जिन प्रिंसिपल से आपको इन पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो ये हो गई एक छोटी सी बात। ठीक है, व्हाट इफ अगर आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही लार्ज स्केल पे लेके चले जाओ, बहुत ही लार्ज स्केल मतलब बहुत ही लार्ज स्केल, जहां पे एक बिजनेसमैन की बात हो रही थी, अब वहां पे आप एक कंट्री की बात कर लीजिए। किसकी बात कर लीजिए? कंट्री की बात कर लीजिए, एक देश की बात कर लीजिए, सपोज दैट आप इंडिया की ही बात कर लीजिए। ठीक है, तो इंडिया का भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, कोई एक कंट्री तो नहीं है, तो एक कंट्री बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रही है और वो भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ कर रही है। ठीक है, अब जो हमारी कंट्री वाले हैं, जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, उनको रेसिडेंट माना जाएगा, और जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, जो कि वहां से इंडियंस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट्स माना जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो इस अप्रोच को। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस है, जो कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अलग अलग बिजनेसमैन से, पार्टी से कर रहा है, और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ये जानने के लिए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन कैसी हो डबल एंट्री सिस्टम पे। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को एक लार्ज स्केल पे लेके जाते हो तो एक कंट्री है जो कि बहुत सारे कंट्रीज के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रही है, या अगर मैं इसको प्रॉपरली पॉइंट रखूं तो यहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप इसे कह सकते हो, या फिर आप इसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हो। तो एक कंट्री के रेसिडेंट्स का अगर दूसरे कंट्री के नॉन रेसिडेंट्स के साथ, मतलब एक रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को भी तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब सोचो, अगर एक छोटा सा बिजनेसमैन रिकॉर्ड कर रहा है तो क्या एक कंट्री नहीं रिकॉर्ड करेगी क्या? तो इसीलिए कहा जाता है कि एक देश और दूसरे देशों के बीच में जो होने वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कह सकते हैं या एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं,
उन सभी ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, माइंड दैट, यही वो पॉइंट है जहां पे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि जहां पे ये सारे देश के जो इंटरनेशनल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, जो इंटरनेशनल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कि रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में होते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है उस जगह का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब एक छोटे से बिजनेसमैन के लिए जो बुक ऑफ अकाउंट है वो एक देश के लिए क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। एक छोटा सा बिजनेसमैन अलग अलग बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करता है, ट्रांजैक्शंस करता है, तो एक कंट्री का रेसिडेंट अलग अलग कंट्रीज के नॉन रेसिडेंट्स के साथ क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, और जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो यहां पे आप एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हो दैट balance of payment refers to the statement that record all the international transactions, क्या, all the international financial or economic transaction which is done between residents and non-residents of the country। मतलब किसी देश के रहने वाले और जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों के बीच में जो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक साल के अंदर अंदर, उन सभी ट्रांजैक्शंस को जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसी जगह का नाम है, उसी बुक का नाम है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा कि चीजें क्या हैं और क्या नहीं है। जैसे हमारा जो बुक ऑफ अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस की मैं बात कर रहा, उसके बहुत सारे हिस्से हैं और हर हिस्से का नाम है। ठीक उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी दो हिस्से यहां पे रखे जाते हैं मेनली। एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। और इन दोनों जगह पे ट्रांजैक्शंस को बाइफरकेट करके क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो यही है आपका ऊपर ऊपर से ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट और मेन क्रक्स, यही आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि जैसे हमारा जो बुक ऑफ अकाउंट होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस किया जाता है, तो जो हमारा बैलेंस शीट होता है, क्या होता है, जो हमारा बैलेंस शीट होता है वो हमेशा बैलेंस्ड होता है, विच मीन्स हमारे जो असेट्स होंगे वो हमेशा लायबिलिटीज के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ गलती हो गई है या मिस्टेक हो गया है या फ्रॉड भी हो जाता है बहुत बार। तो इसलिए इन जनरल जो हमारा बुक ऑफ अकाउंट होता है हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। क्यों? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पे बनाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या कि एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक होगा हमारा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट, और इसलिए बैलेंस शीट हमारा हमेशा क्या होगा, बैलेंस होगा। तो यहां पे एक पॉइंट रखा जाता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। याद रख लीजिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्यों ऑलवेज बैलेंस्ड, तो आप कहोगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो डबल एंट्री सिस्टम पे बनाया जाता है, और डबल एंट्री सिस्टम के केस में एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जैसा कि हम बनाते आते हैं, और हमेशा बैलेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी डबल एंट्री सिस्टम के कारण हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी क्या होता है, बैलेंस्ड ही होता है। इसलिए मैंने आपको यहां से एग्जाम्पल उठा के बताया कि जो हम एक छोटे स्केल पे बनाते, बहुत मिनिएचर स्केल पे बनाते हैं, कंट्री जब इसको अपने एक सबसे लार्ज स्केल पे लेके जाती है, मैक्रो लेवल पे लेके चली जाती है, तो वही ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका बीओपी कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां पे एक बात समझ लीजिएगा, जो चीज हम यहां पे पढ़ते हैं, मतलब जो अपने अकाउंटेंसी बुक ऑफ अकाउंट को तैयार करने का तौर तरीका, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, अप्रोच जो पढ़ते हैं वो बीओपी में वैसा नहीं लगता। बहुत सारी चीजें रिवर्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती भी नहीं। बट हाँ, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि एक तरफ आपने अकाउंटेंसी के 11th के बेसिक्स को पढ़ा है, तो आपको बीओपी का जो अप्रोच है वो आसान से या आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर क्या? तो चलिए, ये था आपका बीओपी का इंट्रोडक्शन। दैट मैं आपको इसको थोड़ा सा फिर सम अप कर दूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट records all those transactions which is done between or happen between residents and non-residents of the country within a year। या फिर आप कह सकते हो balance of payment refers to the statement। क्या? balance of payment is a statement which records all the economic transactions or all the international economic transactions
विच इज हैपन और डन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद इन अ ईयर। मतलब एक साल के अंदर जितने भी अंतरराष्ट्रीय लेन देन हैं उन सभी अंतरराष्ट्रीय लेन देन का जो लेखा जोखा जहां पे लिखा जाता है, जिस बुक में तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हिस्से, दो अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड होता है। क्यों होता है बैलेंस्ड? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डबल इंटर सिस्टम पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, और डबल इंटर सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो इफेक्ट तो होते ही होते हैं। दैट्स पे हमेशा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। यही है बीओपी की ऊपर ऊपर की बात। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ी डिटेल में जाके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप ऑफ अकाउंट की। जैसा कि मैंने आपको पहले के सेशंस में बताया कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट होता है वो दो हिस्सों में बढ़ता है। फर्स्ट इज आपका करंट अकाउंट एंड सेकंड इज आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो कभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो कभी हम बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, सॉरी। तो बेसिक सा अप्रोच हमारा क्या होता था कि ट्रेडिंग अकाउंट में सब चीज नहीं जाएगा, पीएल में सब चीज नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में सब चीज नहीं जाएगा। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ही लगाई गई थी। जैसे ट्रेडिंग में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम वो डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम वो डालेंगे, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो जाएगा। मतलब कोई भी चीज कहीं नहीं चली जाएगी, उसके एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी ये जो दो अकाउंट हैं, इन दो अकाउंट में क्या जाएगा, कौन से ट्रांजैक्शन जाएंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस नहीं जाएंगे, इसका भी प्रॉपर अपना स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, सो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम मात्र और मात्र उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजैक्शंस के कारण हमारे कंट्री के एसेट्स या लायबिलिटीज या फिर हमारी कंट्री के ओनरशिप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। विच मीन्स करंट अकाउंट includes or involves or records all those transactions which doesn't leads to change in country's assets or liabilities or change in country's ownership. But in case of capital account ये चीज होगी। मतलब कैपिटल अकाउंट आमतौर पे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिन ट्रांजैक्शंस के कारण हमारे कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज या फिर हमारे कंट्री की ओनरशिप में चेंज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि अगर हमारे कंट्री में आके कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई जमीन खरीदता है, फॉरेनर, ठीक है, तो कोई फॉरेनर अगर हमारे कंट्री में आके कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, जमीन खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, मकान खरीदता है, कुछ भी खरीद रहा है, तो वो जो बिल्डिंग, वो जो प्रॉपर्टी कभी हमारी थी, आज किसकी होगी? ऑन पेपर लीगली उसकी होगी। ठीक है, तो इसके कारण आपको क्या देखा इस ट्रांजैक्शन के कारण कि जो हमारी एसेट्स है उसमें चेंजेस आए हैं, जो हमारा ओनरशिप है उसमें चेंजेस आए हैं। तो ये जो फॉरेनर जिसने आके हमारे देश में प्रॉपर्टी खरीदी, वो कौन से ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में काउंट किया जाएगा? तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में हमारे कंट्री की एसेट्स से ओनरशिप में चेंज आए हैं। लेकिन अगर वही विदेशी हमारे यहाँ घूमने आ रहा है, वही फॉरेनर हमारे यहाँ टूर पे आ रहा है, एज ए टूरिस्ट बन के आ रहा है, होटल्स में रुक रहा है, अपने होटल्स बिल्स पे कर रहा है, रेस्टोरेंट में खा रहा है, बिल्स पे कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा है, उसका पेमेंट कर रहा है, मतलब वो कुछ खरीद नहीं रहा। एक्चुअली देखा जाए उसमें कोई एसेट्स और लायबिलिटीज ओनरशिप का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आ रहा, खर्च कर रहा, मौज मस्ती कर रहा, जा रहा। तो क्या इसके कारण हमारे कोई एसेट्स में चेंज हुआ? नहीं सर। लायबिलिटी में चेंज हुआ? नहीं जी। ओनरशिप में चेंज हुआ? नहीं जी। तो वो बंदा घूमने अगर आया है, जो पैसा खर्च कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है और हमारे कंट्री में आ रहा है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा।
तो उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि करंट अकाउंट में क्या कंटेंट जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या कंटेंट जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें जाएंगी और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें जाएंगी। बस आप इस अप्रोच को याद रख लीजिएगा कि करंट अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके असेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज ना हो, ओनरशिप में कोई चेंज ना हो, बट कैपिटल वाले में चेंज होता है। अगर ये बात आप याद रख लीजिएगा तो सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को आप आराम से बाइफरकेट कर सकते हो कि कौन सी चीज कहां जाएगी और कौन सी चीज कहां नहीं जाएगी। क्लियर क्या? तो चलिए अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट की डिटेल में और कैपिटल अकाउंट की डिटेल में कि कौन सी चीजें कहां पे कब कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी और मेंशन की जाएंगी। सो बैक टू द टॉपिक, और अब हम बात करने वाले हैं करंट अकाउंट की। ठीक है, जैसा कि आपको ऑलरेडी हमने बताया कि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कि आमतौर पे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिन ट्रांजैक्शंस के कारण कंट्री की असेट्स या लायबिलिटीज या ओनरशिप में कोई भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, करंट अकाउंट का जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है वो दो हिस्सों में होता है। फर्स्ट इज विजिबल आइटम्स एंड सेकंड इज इनविजिबल आइटम्स या ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सवाल है कि इसको विजिबल क्यों कहा जाता है, इसको इनविजिबल क्यों कहा जाता है, या फिर आप बहुत बार देखो कि बहुत लोग कहते हैं कि टैंजिबल हो गया और इनटैंजिबल हो गया। देखिएगा, ऐसे ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शंस के कारण यहां पे ये दिख पा रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान हमारे कंट्री की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रही है, मतलब ऐसे इंटरनेशनल लेन देन जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, उसका ट्रांसफर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एग्जाम्पल भी है और इसका ये क्लासिफिकेशन भी है। जैसे अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों में बेच रहे हैं, तो अवश्य बात है या तो हम उसकी शिपिंग करेंगे या फिर हम उसको एयरवे से भेजेंगे या फिर हम उसको रोडवे से भेजेंगे अगर उसकी कनेक्टिविटी हुई तो, ये वाटरवे से जो भी है। ठीक है, तो आपको दिख पाएगा कि हाँ जी वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, वो एक्सचेंज हो रहा है, वो सामान एक देश से दूसरे देश जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? विजिबल ट्रेड कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिस तरीके से हम बेचेंगे उन्हें उस तरीके से वो हमें भी तो लाके देंगे। ठीक है, तो हम भी तो उनसे खरीदेंगे, तो उस केस में वो भी विजिबल होगा। तो इसलिए विजिबल ट्रेड के दो हिस्से हो जाते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता है। बहुत बार गुड्स को मर्चेंडाइज भी कहा जाता है, तो मर्चेंडाइज भी कह सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अब देखिएगा कि जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो इन दोनों का जो बैलेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? BOT, एंड BOT दैट्स कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहा जाएगा इसे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला आपके सामने क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये मैंने डैश ने दिया है, आपका माइनस का सिंबल है। जो भी यहां पे बैलेंस आएगा वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कंसिडर किया जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा बैलेंस नहीं होता, ये सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके एक्सपोर्ट का सिचुएशन क्या है और आपके इंपोर्ट का सिचुएशन क्या है। क्लियर क्या? तो इसीलिए करंट अकाउंट का पहला हिस्सा क्या हो गया? आपका विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड के दो हिस्से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप इसको मर्चेंडाइज भी कह सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज और इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, ये दोनों विजिबल कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों की जो बैलेंसिंग है उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट्स इट। ये एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपके करंट अकाउंट का दूसरा हिस्सा, दैट्स कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, देखो भाई ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, सामान को तो हम देख सकते हैं, गुड्स को देख सकते हैं, मर्चेंडाइज को देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते हैं? तो भाई सर्विसेज को हम नहीं देख सकते। बात एकदम सीधा सीधा यहाँ पे हो जाता है। अगर सर्विसेज का लेन देन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, सर्विसेज के केसेस में इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, तो उन केसेस में ये इनविजिबल के कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और इसलिए इस इनविजिबल ट्रेड को तीन हिस्सों में बाइफरकेट किया गया है। फर्स्ट इज factor services, second is non-factor services, and third is unilateral transfer. Matters that what do you mean by factor services? देखो भाई याद होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है। किसकी बात आती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। मे बी आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम कर रहे हैं, तो जो गुड्स है वो तो मेरे लिए असेट हो गया, तो वो तो यहाँ पे असेट को चेंज कर गया ना। मे बी आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर आपने कहा कि करंट अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि असेट्स, लायबिलिटीज, ओनरशिप और प्रॉपर्टी को कोई भी चेंज ना करें। बट यहाँ पे अगर हम अपना सामान उन्हें बेच रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है ना। नहीं जी, ये इस तरीके से काउंट नहीं किया जाता है।
सिंपली ये ऐसे सामान जिसमें आप डील करते हो, ट्रेडिंग की बात होती है, तो उसको आपके अभी यहां पे इस अप्रोच में असेट्स के तौर पे काउंट नहीं किया जाता। ये ट्रेडेबल आइटम्स होते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, तो जिस तरीके से हम अपने अकाउंटेंसी में देखते हैं कि जो स्टॉक है वो मेरा असेट है, हम उसको लिख देते हैं बैलेंस शीट में, बट यहां पे उसको इस तरीके से काउंट नहीं किया जाएगा। ये बस सिंपल सा सामान है जिसको एक बंदे से दूसरे बंदे को बेचा जा रहा है, पोजीशन ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, पैसा आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, खैर बात आ रही थी सर्विसेज की। तो सर्विसेज में पहला पॉइंट था आपका फैक्टर सर्विसेज। अब सवाल है फैक्टर सर्विसेज क्या है। देखो भाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर। समझिएगा क्या है, लैंड है, फिर लेबर है, फिर कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। अब मान लेते सपोज दैट कोई आया मेरे यहां विदेश से बिजनेस करने के लिए, फॉरेन से बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसने मेरी जमीन खरीदी नहीं, उसने मेरी जमीन रेंट पे ले ली। क्या कर ली, रेंट पे ले ली। तो अब बताओ, ये जो जमीन है वो तो फॉर श्योर मेरा असेट है, तो क्या इस असेट में कुछ चेंज हुआ क्या? क्या मेरा असेट घटा या बढ़ा? क्या नहीं। क्या इसकी ओनरशिप में चेंज हुआ क्या? नहीं, वो तो रेंटल है ना। तो इसीलिए यहां पे जो सर्विस दी जा रही है इस जमीन को इस्तेमाल करने के लिए कि हाँ जी आप सिंपली यूज करो, हमको मंथली पैसा देते जाना, या लीज पे हुआ तो आप लीज पे ले लो, पैसा मुझे दे देना। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए फैक्टर सर्विस है। मतलब अपनी जमीन या अपनी बिल्डिंग या अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को इस्तेमाल करने के लिए देना, उसको मालिक ना बनाना, उसको ना बेचना, सिंपली उसको इस्तेमाल करने के लिए देना और उससे पैसे चार्ज करना, ये आपके फैक्टर सर्विस में काउंट किया जाएगा। और जो यहां पे रेंट है इस फैक्टर सर्विस का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से लेबर, चलो भाई जमीन तो बिक भी सकती है, हम बेच भी सकते हैं, भाई लेबर तो बिक ही नहीं सकता ना। भाई आप अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन को बेच सकते हो क्या? नहीं, बेच नहीं सकते। सिंपली किसी के लिए यूज कर सकते हो और वो उसके बदले में आपको पैसा दे सकता है। मैक्स तो मैक्स यही हो सकता है। तो लेबर के बदले में आपको क्या मिलता है? कंपनसेशन। वेजेस कहना आप थोड़ा सा कम कीजिएगा, सैलरी कहना कम कीजिए, क्योंकि हम अब नेशनल इनकम की तरफ क्लोज हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें यहां पे इसको जानना जरूरी है कि कंपनसेशन की बात होगी। कंपनसेशन का मतलब लेबर के बदले में, काम करने के बदले में जो भी आपको मिले, याद रख लीजिएगा, जो भी आपको मिले वो आपके लिए कंपनसेशन काउंट कर लीजिएगा। पैसा मिले, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, वो सब आपके लिए कंपनसेशन की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो लेबर को जो कंपनसेशन मिल रहा है ये भी आपके लिए क्या है? फैक्टर सर्विस, क्योंकि लेबर क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद कैपिटल। अब मैंने अपना पैसा किसी को दे नहीं दिया है, सिंपली मैंने उसको दिया है यूज करने के लिए। तो मान लो कि लोन पे दे दिया है, ठीक है, उधार दे दिया है, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीजें आपके यहां पे फैक्टर सर्विस में जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप को मैं यहां पे अभी काउंट नहीं कर रहा हूं। क्लियर क्या? तो इसीलिए फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या? जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किसी का भी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगा, सिंपली आप उसको यूज कर सकते हो। इसलिए यहां पे आप देख सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट इनकम है, कंपनसेशन ऑफ लेबर है, ये सब आपके फैक्टर सर्विस में काउंट किया जाता है। ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैं, किसी देशी और विदेशी के बीच में बात होगी, रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स के बीच में ये डील होगी, ये जो लेन देन हो गए सब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अप्रोच में ही आप इसको देखोगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी फैक्टर सर्विसेज की। वही बात है, हम भी जाएंगे तो या तो हमारी कमाई होगी, वो आएंगे तो उनकी कमाई होगी। तो ये बायलैटरल अप्रोच पे आमतौर पे चलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने हो जाता है नॉन फैक्टर सर्विसेज, मतलब ऐसी सर्विसेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल नहीं है। जैसे अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको बैंक की जरूरत पड़ती है पैसे लेने देने के लिए, इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, सामान अगर आ जा रहा है तो उसका इंश्योरेंस करवाते हो, शिपिंग है अगर आप वाटरवेज से भेज रहे हो, वेयर हाउस है, गोडाउन की आपको जरूरत पड़ जाती है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सभी सर्विस प्रोवाइडर भी तो कोई होते होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे कंट्री से कोई प्रोवाइड करे, उनकी कंट्री से कोई प्रोवाइड करे। तो इसीलिए यहां पे नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन, ये भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आते हैं। इनका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पाए तरीके से आज के टाइम पे। तो इसीलिए ऐसी सर्विसेज को आपको नॉन फैक्टर सर्विसेज में काउंट किया जाता है। और इन सर्विसेज को लेने देने से हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज या ओनरशिप में कोई भी चेंज नहीं आती, बट इनसे पैसा आता जाता तो जरूर है, क्योंकि हमें पैसे आने जाने का हिसाब किताब रखना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज की। अब तीसरी जो चीज हो जाती है उसे कहा जाता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, या बहुत बार आप इसको यूनिलैटरल ट्रांसफर ना कहें तो आप इसको करंट ट्रांसफर भी कह सकते हैं।
समझिएगा करंट ट्रांसफर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए, कि अगर आपके घर में, अगर मान लेते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते हैं, वो कहीं से आते हैं आपसे मिलने जुलने के लिए, और जब मिल के जाते हैं तो आपको 10, 100, 50, 20 जो भी है वो दे के चले जाते हैं। तो इस पैसे के बदले में आप उन्हें क्या देते हो बताओ? एक स्माइल, ठीक है, मैक्स द मैक्स, और तो आप कुछ देते नहीं हो, क्योंकि उन्होंने दुआएं भी देनी है, उन्होंने पैसा भी देना है। तो यहां पे जो एक तरफा लेन देन हुआ, एक तरफा, ठीक है, आपको बस मिला लेकिन आपने उन्हें कुछ नहीं दिया, ठीक है, इस टाइप के ट्रांसफर को क्या कहा जाता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल का मतलब क्या? एक तरफा ट्रांसफर। लेकिन अब आप इसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओ कि अगर किसी देश से मुझे बस मिल रहा है, मैं दे नहीं रहा, ठीक है, या फिर किसी देश को मैं बस दे रहा हूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, इसे क्या कहा जाता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई थिंक लगभग 2015 में नेपाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, ठीक है, जैसे बिहार में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था इंडिया के, ठीक है। तो नेपाल को बहुत ज्यादा इंडिया ने मदद करा था, पैसे से मदद करा था, लेकिन उसके बदले में इंडिया ने कुछ लिया नहीं, ठीक है। तो इंडिया ने नेपाल को दिया, एक्चुअली क्या हुआ, इंडिया ने नेपाल को दिया और नेपाल ने इंडिया को बदले में कुछ नहीं दिया। इनफैक्ट आप उस टाइम की न्यूज को पढ़ोगे तो कुछ दिन या महीनों के बाद नेपाल ने इंडिया में, या इंडिया से जो ट्रेड था, उसको जो रास्ता था वो भी ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। तो इंडिया ने नेपाल को लगभग कितने 100 करोड़ रुपए दिए उसके भूकंप के टाइम पे, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे, अपनी चीजों को बेहतर करे। लेकिन जब इंडिया में भी गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इंडिया को पैसे से मदद किया था, रिसोर्सेज से मदद किया था। तो इस तरीके के जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां पे एक तरफा पेमेंट होता है, एक तरफा चीजें आती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? करंट ट्रांसफर। दूसरे तरफ से कुछ भी आपको देना नहीं पड़ता। जैसे इंटरनेशनल सोर्सेज से आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो गिफ्ट के बदले में क्या दोगे? थैंक यू। तो थैंक यू की कोई वैल्यूएशन तो है। नेक्स्ट है ग्रांट्स आपको मिल जाते हैं, आपको डोनेशंस मिल जाते हैं, या फिर आप देते हो, चैरिटी आता है या जाता है, या फिर जो रेमिटेंसेस हैं, क्या हैं? रेमिटेंसेस हो जाते हैं। रेमिटेंसेस का मतलब क्या? इट्स लाइक कि विदेशों में बच्चे रह रहे हैं, वहीं पे पढ़ा, वहीं पे नौकरी कमाई लगी, जॉब करा, पैसा कमाया, माँ बाप को भेज रहे हैं। तो इस अप्रोच पे ये जो रेमिटेंसेस हैं, आप ही बताओ, जो रेमिटेंसेस हैं, उस रेमिटेंसेस से क्या सच में फर्क पड़ जा रहा है, क्या लायबिलिटीज में फर्क पड़ जा रहा है, तो उसकी यहाँ पे बात नहीं होती। तो बट एक तरफा पेमेंट है ना, बस आ रहा है, जा कुछ नहीं रहा है ना, तो इसीलिए इन सबको कहां काउंट किया जाता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर में। तो ओवरऑल आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि ये करंट अकाउंट की जो पूरी कहानी है, उस कहानी में कोई भी ऐसा अप्रोच नहीं है जहां पे आपको असेट्स, लायबिलिटीज या ओनरशिप में कुछ भी बदलाव नजर आता है, और इसीलिए सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सभी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस काउंट किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। जब आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जाओगे, एक हाई स्टडीज में जाओगे, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस नजर आएगा। बट हाँ, एक प्रिंसिपल पे आप स्ट्रिक्ट रहिए, एक कॉन्सेप्ट पे स्ट्रिक्ट रहिए, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इसमें अगर और भी कोई ट्रांजैक्शन हैं जो कि एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनरशिप पे चेंज नहीं करती, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। मे बी मैं भूल गया हूं, या फिर अगर मेरे पास होगा तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके करंट अकाउंट की कहानी। अब हम इसके बाद बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की कहानी की, कि भाई कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं, ठीक है। इसको अपने नोट्स, जो भी बुक्स हैं, उसको एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा जरूर पूछेगा, फिर हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की इसी वीडियो में। नाउ कैपिटल अकाउंट की अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो अकाउंट है जो कि असेट्स, लायबिलिटीज और ओनरशिप में चेंजेस लाता है। उन ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। मतलब मेरी जो असेट्स हैं वो भी इंक्रीज हो सकती हैं, डिक्रीज हो सकती हैं। जो मेरी लायबिलिटीज है वो भी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। जो मेरा ओनरशिप है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखो, यहां पे सबसे पहला जो हिस्सा होता है कैपिटल अकाउंट का, वो है आपके सामने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात होगी, तो इसलिए यहां पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं कि बस आएगा, जाता भी है, तो यहां पे दोनों अप्रोच को याद रख लीजिएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन सोर्सेज से आए, ठीक है, या फिर फॉरेन में जाए। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दो हिस्सा है, फर्स्ट इज एफडीआई एंड सेकंड इज एफआईआई, ठीक है। ये एफडीआई क्या है?
अगर फॉरेन में या फॉरेन से कोई असेट्स, याद रख लीजिएगा, कोई असेट्स क्या करता है, परचेज करता है, जैसे बिल्डिंग हो जाती है या लैंड हो जाता है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके एफडीआई में काउंट की जाएगी। देखते हो, अगर कोई कंपनी है जो कि बाहर कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो आती है हमारे कंट्री में, जमीन खरीदती है, फैक्ट्री लगाती है, मशीन्स लेके आती है, बिजनेस करती है, तो वहां पे क्या कर रहा है, वो एक ओनरशिप अक्वायर कर रहे हैं, वो एक असेट्स को क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को यहां पे क्या कहा जाएगा, एफडीआई कहा जाएगा। जैसे अगर आप बहुत सारे कंपनीज का एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि इंडिया में आई हैं और काम कर रही हैं, जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन हो जाती हैं जो कि एक फार्मा कंपनी है, इंडिया में है, काम कर रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप टाटा मोटर्स की बात करते हो तो टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल मतलब कंपनी है, ठीक है, वो विदेशों में गया है तो वहां पे वो काम कर रहा है, तो इसलिए कंपनीज यहां भी आती हैं और कंपनीज वहां भी जाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि कंपनीज ज्यादातर हमारे यहाँ आए, क्योंकि हमारे वो आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होते हैं, रिसोर्सेज का यूज होता है और हमारे को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हुआ आपके एफडीआई का फंडा जो कि आपको समझना चाहिए, और इस एफडीआई के कारण हमारे एसेट्स में, हमारे ओनरशिप में चेंजेस होते हैं, इतना तो आपके दिमाग में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका FII, दैट्स कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आपके लेवल पे इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। जिस तरीके से एफडीआई में प्रॉपर्ली टैंजिबल एसेट्स को खरीदा बेचा जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। FII में जो इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो होता है फिनेंशियल एसेट्स में, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या, जैसे शेयर्स हो जाते हैं, बॉन्ड्स हो जाते हैं, डिबेंचर्स हो जाते हैं, इन सभी चीजों में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो आपके लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। जैसे अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, क्या करो, किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, तो आपको तो पता है कि शेयर क्या है, एक तरीके से मालिकाना हक ही है ना किसी कंपनी में। क्योंकि किसी कंपनी में अगर मैंने 10% शेयर खरीद, जो कि बहुत मेजोरिटी स्टेक लगभग हो जाता है, इतना भी नहीं, बट हाँ 10% एक मैटर करता है, ठीक है। तो चलो भाई 10 शेयर खरीदा आपने, 50 शेयर, 100 शेयर खरीद लिया, तो ये जो आपने 100 शेयर खरीदा, तो इस शेयर को खरीदने से आप उस कंपनी क्या बन गए, मालिक बन गए। तो अगर कोई इंडियन फॉरेन कंपनी खरीदेगा शेयर तो उस कंपनी का मालिक बन जाएगा, और अगर कोई फॉरेनर यहां पे आके किसी कंपनी खरीदेगा तो उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। मतलब शेयर के खरीदने से ओनरशिप में भैया जी बदलाव हो जाना है। उस तरीके से आपके बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हो जाते हैं, बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके लिए लोन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लोन आपके लायबिलिटी को तो चेंज कर दिया ना। अगर आपने लोन दिया है, मतलब आपने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा है, मतलब आपने उसको लोन दिया है, वो आपके लिए डेटर बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। और अगर आपको कहीं से लोन मिला है, मतलब किसी ने आपका डिबेंचर खरीदा है, उसने आपको उधार पे पैसे दिए हैं, तो आपके सर पे लायबिलिटी बन जाएगा। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि फाइनेंशियल एसेट्स भी खरीदना इंटरनेशनल लेवल पे वो आपके एसेट्स या लायबिलिटीज या ओनरशिप में चेंज करता है। तो इसलिए एफडीआई हो या एफआईआई हो, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि अगर एफडीआई है तो मेरे एसेट्स के ओनरशिप में चेंज कर रहा है, और एफआईआई है तो लायबिलिटीज और एसेट्स में भी वो चेंज कर रहा है। ये ऊपर ऊपर की बात होगी आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, और इन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा हिस्सा, जो सबसे बड़ा हिस्सा बनता है, वो है फॉरेन बोरोइंग, ठीक है। मतलब आप लोन लेते हो विदेशों से, या विदेशों को आप लोन देते भी हो, ठीक है। अब देखो बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, इन पार्टीज को याद रख लीजिएगा, आगे के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग वहां पे भी इस्तेमाल किए जाएंगे। एक प्राइवेट पार्टी होती है, मतलब हम और आप जैसे लोग जो कि प्राइवेटली काम करते हैं, कहां पे, इकोनॉमी में, मार्केट में, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को आप एक ऑफिशियल अप्रोच से भी देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाती है आपकी गवर्नमेंट, सॉरी प्राइवेट पार्टी हो जाती है, दूसरी हो जाती है गवर्नमेंट हो जाती है। अब देखो अगर प्राइवेट लोन लेगा, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली बात है भैया, वो खाने के लिए तो लोन नहीं लेगा, वो कमाने के लिए लोन लेगा, वो बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेगा, और ऊपर से इंटरनेशनल लोन्स या देगा, तो जो भी कहो। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसका डुअल अप्रोच होता है,
या तो वो खाने के लिए भी ले सकती है, कमाने के लिए भी ले सकती है लोन। मतलब उसका कंजम्पशन पर्पस भी हो सकता है और उसका इन्वेस्टमेंट पर्पस भी हो सकता है। लेकिन प्राइवेट पार्टी का जो मेजोरिटी ऑफ केस होता है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेटों के दिमाग में इतनी कोई महानता नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल से लोन लेके आए और चैरिटी करे उस पैसे का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बात समझनी होगी। तो यहां पे जो लोन है उसके दो फॉर्मेट हैं, एक है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को समझिएगा, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, ठीक है। कॉमर्शियल का मतलब प्रॉफिट मोटिव वाला होता है। क्या होता है? कॉमर्शियल का मतलब प्रॉफिट मोटिव होता है, मतलब बाहर से प्रॉफिट मोटिव के लिए आपने उधारी ली है। तो अगर इस तरीके का इंटरनेशनल या फॉरेन बोरोइंग है तो ये जो बोरोइंग का जो लोन होता है ना, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो याद रख लीजिएगा मार्केट रेट पे मिलता है। सर जी, किस रेट पे मिलता है? मार्केट रेट, मतलब बाजार भाव पे अगर आपको लोन मिल रहा है, आप लोन दे रहे हो, उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। और ये आमतौर पे आपकी प्राइवेट पार्टी भी करती हैं और ये जो हमारी सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो भी करती है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे लोन लेती है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स करती है अगर उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना हो बिजनेस पर्पज के लिए। तो मेन मैटर करता है सर आपका लोन लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है। तो अगर आपका मोटिव कंजम्पशन नहीं है, अगर आपका मोटिव इन्वेस्टमेंट है, आपका मोटिव कमाना है, तो आपको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मिलेगा। मतलब बाजार भाव पे, ओपन मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसी रेट पे आपको यहां पे ये लोन अवेलेबल होने वाला है फॉर श्योर। लेकिन सेकेंड बात आती है एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है, देखो भाई, एक्सटर्नल हेल्प में नहीं लिख रहा, एक्सटर्नल ग्रांट डोनेशन चैरिटी नहीं लिख रहा, असिस्टेंस लिख रहा हूं। मतलब यहां पे आपको लोन तो मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, फॉर श्योर गारंटीड 100% आपको लोन मिलेगा। बट मैटर इज दैट, इस बात को समझिएगा कि जो लोन होगा ना वो ओपन मार्केट के रेट पे आपको नहीं मिलेगा, मार्केट रेट से कम रेट पे लोन मिलेगा, क्योंकि आपको सहायता के तौर पे लोन दिया जा रहा है। और इसका जो पर्पस हो सकता है वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट, पब्लिक की डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और इस तरीके से तो कोई प्राइवेट तो करेगा नहीं ये दान पुण्य का काम, कौन करेगी? सरकार ही करेगी। तो इसलिए जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग होता है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल दोनों करते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है वो कौन करता है? ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट करता है। बट कॉमन दोनों में क्या है? तो कॉमन दोनों में ये है सर कि सर दोनों लोन है, बस फर्क पड़ता है मोटिव का, फर्क पड़ता है मोटिव के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अगर आपका मोटिव साफ साफ है कमाना, तो मार्केट रेट पे, ओपन मार्केट रेट पे आपको इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के नाम से। और दूसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस का एक अप्रोच हो जाएगा आपके लिए, जहां पे आपको लोन तो मिलेगा बट मार्केट रेट से कम रेट पे आपको लोन अवेलेबल करवाया जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव वेलफेयर कंजम्पशन इकोनॉमी के लिए हो सकता है। तो ये है आपकी ऊपर ऊपर लोन और बोरोइंग की कहानी। बाकी आप अपने नोट्स में जरूर कवर अप कीजिएगा, डिटेल में जरूर पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होगा जरूर पूछेगा। तो इसमें आपने सबने देखा कि भाई ये सब हमारे लायबिलिटीज को चेंज कर रहा है, ठीक है, या तो हमारे सर पे बोझ बढ़ाएगा या तो हमारे सर पे बोझ घटाएगा। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो हमारे लिए एसेट बन जाएगा, अगर हमने लिया है तो हमारे सर पे लायबिलिटी की बात आ जाएगी। तो इसीलिए दोनों चीजें कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, क्योंकि असेट्स लायबिलिटीज ओनरशिप में फर्क डाल रही, मतलब चेंजेस आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। मतलब ऐसा इंटरनेशनल लोन जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड होगा 364 या 365 डेज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब विद इन अ ईयर उस लोन का रीपेमेंट होना चाहिए एनी हाउ। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट का कहानी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने हो जाता है एनआरआई डिपॉजिट। ठीक है, ये एनआरआई डिपॉजिट क्या है, जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे यहाँ एक प्रोविजन है, प्रोविजन का एक बेसिक सा आप अप्रोच समझिएगा कि किसी भी कंट्री के पास जितना ज्यादा फॉरेक्स होगा, मतलब जो फॉरेन करेंसी है उसका जो रिजर्व जितना ज्यादा होगा, वो कंट्री उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर आपके पास फॉरेन बोरोइंग, मतलब फॉरेन करेंसीज है, फॉरेन एक्सचेंज है, तो आपके पास परचेजिंग पावर आएगी ना, और जितना परचेजिंग पावर आएगी आपकी कैपेसिटी उतनी ही बढ़ते जाएगी। तो इसलिए फॉरेक्स का जो रिजर्व होता है वो हर कंट्री बढ़ाना चाहती है कि हाँ जी, जो डॉलर का रिजर्व है वो हमारे पास बढ़े, क्योंकि हमारे को पेमेंट में परेशानी ना हो। क्योंकि इंडियन रुपीज इट्स नॉट अ कॉमन करेंसी एट द इंटरनेशनल लेवल। यूएस डॉलर आपके लिए कॉमन करेंसी हो जाती है, और अदर विदेशों की करेंसी भी आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी नजरिए के लिए कंट्री में, हमारे कंट्री में एक छोटा सा प्रोविजन है
कि जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है, मतलब जो भारत में नहीं रहते, जो विदेशी हैं, जो विदेशों में रहते हैं, वो पैसा कमाते हैं, ठीक है, खूब पैसे कमाते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट होती है कि आइए बरखुरदार हमारे देश में, और जो पैसा आप हमारे देश में, अपने देश में कमा रहे हैं, उस पैसे को हमारे देश के बैंक के अकाउंट में क्या कीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए। फिर उस अकाउंट में जब आप डिपॉजिट करेंगे तो उस डिपॉजिट में हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और वो इंटरेस्ट आप अपने घर लेके चले जाइए, और ये इंटरेस्ट आपकी इनकम होगी। और इस कमाई गई इनकम पे ना हम कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे, कंप्लीटली आपका टैक्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब हमारे यहां आओ, हमारे बैंकों में अपने पैसे रखो, इंटरेस्ट से कमाओ, और उस इंटरेस्ट को निकाल के ले जाओ। उस इंटरेस्ट की कमाई में से कोई शेयर नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप बताइए, अगर आप एक चाइनीज हो, अगर आप एक अमेरिकन हो, अगर आप एक रशियन हो, अगर आप एक स्विस पर्सन हो, अगर आप एक फ्रेंचमैन हो, अगर आप एक जर्मन हो, कोई भी हो, तो क्या अगर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट से इंडिया में ये स्कीम दिया जाए गवर्नमेंट के प्रोविजन से, तो आप अपना पैसा यहां पे लाके रखोगे कि नहीं रखोगे? ऑब्वियसली सर रखूंगा, क्योंकि अपने देश में रखूंगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे को टैक्स ना पड़ेगा। लेकिन इंडिया से कमाई करके लेके जाऊंगा तो इंडिया में तो कुछ नहीं टैक्स ना पड़ेगा ना, टैक्स फ्री है ना। तो हाँ जी, टैक्स फ्री है, तो इससे डबल फायदा हो गया। ये मत समझिए कि बस आपका ही फायदा हो गया, इंडिया का भी फायदा हो गया, क्योंकि इंडिया के पास फॉरेक्स आ गया, तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया, और ऊपर से आपको भी फायदा हो, क्योंकि आपको टैक्स फ्री इनकम भी इंडिया से जनरेट हो गई। इसी डिपॉजिट को क्या कहा जाता है, एनआरआई डिपॉजिट कहा जाता है, जिसको बढ़ावा हमेशा दिया जाता है। बट हाँ, ये इतना भी ज्यादा सो कॉल्ड पॉपुलर अप्रोच नहीं कि इससे खूब सारे पैसे आते हैं, बट हाँ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जनरली इंडिया के पास इस बेसिस पे मेंटेन होता है। तो इसमें आपको क्या दिखता है कि हाँ जी, अगर किसी बैंक में डिपॉजिट आते, समझिएगा कि अगर मान लेते हैं आप बैंक हैं, और अगर बैंक के पास डिपॉजिट आता है तो एक्चुअली बैंक के सर पे लायबिलिटी है ना। याद होगा आपने मनी बैंकिंग में पढ़ा होगा, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट एंड ऑल, ठीक है। तो एक्चुअली तो हमारे बैंकों के सर पे ये लायबिलिटी है ना, क्योंकि किसी का पैसा अगर आप लेके रखोगे तो आपके लिए क्या माना जाएगा, लायबिलिटी ही माना जाएगा, ठीक है। ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी देना है, बट ये आपके लिए एसेट भी है, क्योंकि इंडिया के लिए याद रख लीजिएगा, इंडिया के लिए जितना भी फॉरेक्स है, जितनी भी विदेशी करेंसी है, आप यूएस डॉलर की बात कर लीजिए, पाउंड की बात कर लीजिए, पाउंड स्टर्लिंग की बात कर लीजिए, दिनार की बात कर लीजिए, जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं एक्सेप्ट इंडियन रुपी, सब हमारे लिए असेट माने जाते हैं। और यहीं पे एक बात मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए इंडियन रुपी जो है वो असेट नहीं है, वो सिंपली एक करेंसी है, और अपने देश में ही अपनी करेंसी हमारे लिए असेट नहीं है। भले हमारे लिए कैश असेट हो सकता है क्योंकि हमें कॉमन पब्लिक हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए हमारा कैश असेट नहीं है, क्योंकि उस असेट की बाहर कोई वैल्यूएशन नहीं है। बट जो डॉलर है ना, यूएस डॉलर है ना, वो प्रॉपर्ली हमारे लिए असेट है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बाहर है, क्योंकि यही मोड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का। क्लियर क्या? तो ये थी ऊपर ऊपर की कहानी। इसके अलावा आपके सामने कुछ अदर फ्लोज भी आ जाते हैं। अदर फ्लोज में क्या आ जाता है, जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं तो इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शंस हो जाते हैं। इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शंस मतलब क्या, ऐसे बहुत सारी जो मैगजीन्स होते हैं ना, इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं, बट स्टिल इंडिया में बिकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है इंडिया में। उसके बाद आप एग्जांपल लेके चल सकते हो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब क्या, जैसे देखते हो कि बीबीसी इंडिया का नहीं है, अल जजीरा इंडिया का नहीं है, सारे न्यूज चैनल्स भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। डिस्कवरी इंडिया का नहीं है, नेशनल जियोग्राफिक इंडिया का नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो स्टार प्लस है वो इंडिया का है, कलर्स चैनल इंडिया का है। तो जो स्टार प्लस है, जो कलर्स है, जो जी है, वो क्या बाहर नहीं दिखाया जाता क्या? नहीं जी, बाहर भी दिखाया जाता है। बीबीसी है, डिस्कवरी है, अल जजीरा है, एचबीओ है, नेशनल जियोग्राफिक है, ये सब इंडिया में भी दिखाया जाता है। तो कैसे दिखाया जाता है? कोई पर्सन होता है जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदता है, अधिकार खरीदता है कि हम इंडिया में इन चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करेंगे, और जो बाहर के बंदे होते हैं वो इंडियन चैनल्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदते हैं। और ये अधिकार है सर, ये राइट है, ये एसेट है। ठीक उस तरीके से कॉपीराइट हो जाते हैं, एसेट हो जाता है, पेटेंट राइट हो जाता है, एसेट हो जाता है। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को भी अगर आप देखते हो तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनरशिप को चेंज करते हैं, और ये कैपिटल अकाउंट में आएंगे। तो ऊपर ऊपर की बात, मेजर अप्रोच पे बात क्या हो जाती है कि ऐसे ट्रांजैक्शन की एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनरशिप में चेंज करेंगे, वो कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। और कुछ यहां पे मेजर ट्रांजैक्शंस थे जो कि मैंने आपको बताया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर क्या? तो यहां पे आपके बीओपी का एक मेजर हिस्सा हो जाता है ओवर
नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑटोनोमस आइटम, अकोमोडेटिंग आइटम और बीओपी की बैलेंसिंग और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, और बीओपी अगर अनबैलेंस होता है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जो आपके मिसलिनियस आइटम्स होंगे वो आपके लेक्चर नंबर 2 में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये बेसिक सा आपका अप्रोच था, अब आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है जरूर पूछेगा। मैं आपके लिए पूरा का पूरा यहां पे एक साथ सम अप इसे तुरंत कर देता हूं, ठीक है। देखो भाई, हमने शुरुआत करा था बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो सबसे पहले चीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फाइनेंशियल और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोज ट्रांजैक्शंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है उन सभी फॉरेन ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो ट्रांजैक्शंस हुए किसके बीच में है, रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स के बीच में विद इन अ ईयर, एक साल में, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हिस्से, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आमतौर पे हमेशा बैलेंस होता है क्योंकि डबल इंट्री सिस्टम पे बेस रहता है ये, ठीक है। करंट अकाउंट में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिन ट्रांजैक्शंस के कारण हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ओनरशिप में कोई चेंज ना हो। कैपिटल अकाउंट में उनको रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज ओनरशिप में चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, विजिबल और इनविजिबल में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और इसी में आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रख लीजिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आसमान जमीन का अंतर होता है। बीओटी ना बीओपी का हिस्सा है। बीओपी रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बट बीओटी रिकॉर्ड्स ओनली एंड ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। Balance of payment is a broader concept and balance of trade is a narrower concept. Balance of payment depict complete picture of international transaction, but balance of trade depicts partial picture of international transactions. ठीक है, तो आपको बहुत बार बीओपी और बीओटी में डिफरेंस भी करने को आ जाएगा, आपके नोट्स में मेंशन है, आप उसको जरूर पढ़िएगा, बट ऊपर की बात मैंने बता दी जो कि आपको यहाँ पे समझना था। वीडियो को थोड़ा सा बैक भी करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताया है। बीओपी क्या रिकॉर्ड करता है, बीओटी क्या रिकॉर्ड करता है, ये नैरो है, ये ब्रॉड है, ये कंप्लीट पिक्चर दिखाता है, कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता, इसके दो हिस्से करंट एंड कैपिटल, इसके दो हिस्से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो इसलिए बीओटी बीओपी में डिफरेंस आपको आना चाहिए ही आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बात आती थी इनविजिबल की। इनविजिबल में फैक्टर, नॉन फैक्टर, यूनिलैटरल ट्रांसफर। फैक्टर मतलब फैक्टर सर्विसेज, जिसमें आपको कंपनसेशन से कमाई हो रही है, रेंट से कमाई हो रही है, इंटरेस्ट से कमाई हो रही है, प्रॉफिट से कमाई हो रही है। याद रख लीजिएगा, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का है ना, ये प्रॉफिट ही है। मैंने यहाँ पे आपको रुकने के लिए बोला था, बट ये प्रॉफिट ही है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, इस पर डिटेल में बात कभी बाद में करेंगे, बट हाँ, प्रॉफिट भी काउंट किया जाएगा, इंटरेस्ट इनकम भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो आपको कमाई मिल रही है उसे आपके फैक्टर सर्विसेज में काउंट किया जाएगा। बिकना नहीं चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को ईज ऑफ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके करंट ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर में गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, ये सारी चीजें आपके करंट अकाउंट के हिस्से हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है आपके कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन इसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज ओनरशिप में चेंज होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेजर पार्ट, फॉरेन बोरोइंग मेजर पार्ट। उसके बाद अदर्स में आप इसको काउंट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो चीजें, एफडीआई और एफआईआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट refers to that type of investment which is directly, याद रख लीजिएगा, which is directly involved in the factors of production। मतलब factors of production में जो डायरेक्ट निवेश होता है उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे जमीन खरीद लेना, बिल्डिंग खरीद लेना, मशीनरीज खरीद लेना, ये सब आपके एफडीआई में होता है। जब विदेशी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं तो सब एफडीआई लेके आती हैं इंडिया में, हम भी लेके जाते हैं, ठीक है। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि फाइनेंशियल एसेट्स में किया जाता है, इसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब काउंट किया जाता है, और इसके कारण हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनरशिप में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन बोरोइंग, प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल, दो पार्टी मानिएगा, इसलिए फॉरेन बोरोइंग के दो हिस्से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में मार्केट रेट पे आपको इंटरेस्ट रेट पे ओपन मार्केट में लोन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव कमाना होता है, प्रॉफिट होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का। लेकिन एक्सटर्नल असिस्टेंस जनरली आमतौर पर किसको मिलता है, तो सरकार को मिलता है, क्योंकि सरकार इस लोन से वेलफेयर करती है या फिर पब्लिक डेवलपमेंट मेंटेन करती है, ठीक है। और एक्सटर्नल असिस्टेंस में बस फर्क ये होता है कि यहां पे लोन तो मिलता है, लेकिन ओपन मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे काफी कम रेट पे मिलता है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जिसकी मैच्योरिटी विद इन 365 डेज होती है। एनआरआई डिपॉजिट, जो कि मैंने आपको बताया कि जो टैक्स फ्री वाली कमाई विदेशों से अगर हमें आ जाता है तो अच्छी बात है,
कोई पैसा जिसमें उनको बैंक में जमा करना होता है, इंटरेस्ट कमा के ले जाते हैं, उस पर हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करते। दोनों साइड को बेनिफिट होता है। अदर फ्लोज में मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्टिंग राइट एंड इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स। दैट्स इट। क्लियर क्या? तो तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू।